नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया था। मूल अधिकार में हम अब तक समानता का अधिकार कर चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कर चुके हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार कर चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने कर लिया है पिछले वीडियो में। आज जो अपना टॉपिक है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो विशेषतः अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। ये अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। अर्थात अनुच्छेद 29 जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अब देखिए, इसमें दो बातें हमारे सामने आई हैं। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों के प्रति है, जिसमें यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक समूह, चाहे वो भाषा, बोली और लिपि या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक है, उसको अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा, मतलब समस्त समूह को होगा। और दूसरा जो अधिकार है, दूसरी जो बात इसमें बताई गई है, दूसरी जो व्यवस्था की गई है, वो नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। अर्थात कि किसी भी समुदाय का चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव उससे नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 29 जहां अल्पसंख्यकों के पूरे समुदाय को अधिकार प्रदान करता है, उसको अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है, वहीं जो सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसमें भी उनको शामिल किया जाता है या किया गया है। इस हेतु देखिए, जो उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था की थी भाषा की रक्षा के लिए कि जो अल्पभाषी जो लोग हैं या भाषा के संदर्भ में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन भी कर सकते हैं, ठीक है, या उसके प्रचार प्रसार का भी वो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चाहे भाषण है, भाषण करने का या आंदोलन करने का, प्रचार प्रसार का अधिकार भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको दिया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान ना केवल बहुसंख्यक, अब चूँकि देखिए हमने पहले भी बताया है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ की मुख्य विशेषता है। सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक न्याय के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, समाजवाद के लिए ये जरूरी है कि समाज का प्रत्येक नागरिक को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध हों। वहाँ उसकी ना केवल सार्वजनिक लाइफ, इसके अपन कहते हैं कि सामाजिक जो उसकी लाइफ जीवन है, ना केवल वो व्यवस्थित और सुरक्षित रहे, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो भी व्यवस्थित और सुरक्षित रहे। इसीलिए हमने लाइफ का जो अधिकार आर्टिकल 21 की जब हमने बात की थी, तो एक बात उसमें आई थी कि लाइफ विद डिग्निटी, है ना, सम्मान के साथ जीना। तो इसी प्रकार अधिकारों की जब बात आती है तो बहुसंख्यक के अधिकार तो है ही, मतलब समस्त नागरिकों के अधिकार तो है ही। इसी संदर्भ में विशेष जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का पूरा अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। इसी संदर्भ में आर्टिकल 30 मतलब अनुच्छेद 29 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को चाहे धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो, चाहे भाषाई रूप से, उनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। जैसे सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है और उनका प्रशासन करने का अधिकार भी दिया गया है। और इसी संदर्भ में राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय की कोई संस्था है तो राज्य उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव आर्थिक सहायता देते टाइम नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक हो या भाषाई हो, की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए
नहीं है, जैसा कि 29 में है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया है, लेकिन अनुच्छेद 29 जो है के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो वो जो राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता दोनों लेती हों। एक उस तरह की होती है जैसे ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते। और तीसरे वो संस्थान हैं जो राज्य से ना तो मान्यता लेते हैं और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले और दूसरे प्रकार के संस्थानों में जो राज्य से आर्थिक सहायता भी लेते हैं और राज्य से मान्यता भी प्राप्त करते हैं, ऐसे संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था, ये राज्य के अनुसार हो गई। जो मानक अन्य राज्य के जो संस्थान हैं उनके अनुसार इनमें भी राज्य की ये जो टॉपिक हैं स्टाफ, पाठ्यक्रम, शिक्षण, इनके राज्य के अनुसार ही इनमें व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तीसरे प्रकार के जो संस्थान हैं प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून, उसमें क्या है कि वो प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र हो सकते हैं क्योंकि वो राज्य से ना तो मान्यता प्राप्त ले रहे हैं और ना ही वो सहायता ले रहे हैं। लेकिन उनमें भी क्या है कि जो सामान्य कानून है जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून या आर्थिक विनिमय, इस तरह के जो कानून हैं उसमें वो एक तरह से राज्य के जो कानून हैं वो ही लागू होंगे, उसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ, देखो एक केस हुआ था सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियल कैथोलिक कॉलेज केस के फैसले में 2007 में जो हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत किया था। 2000 का जो ये केस हुआ है उसके अनुसार राज्य ने कौन से बिंदु जो है वो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं, जिसमें है कि अपना शासी निकाय मतलब गवर्नमेंट बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो, वह संस्थान को भलीभांति चला सकेगा। शिक्षण कर्मचारियों, जिसमें शिक्षक है, व्याख्याता है, प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, तथा शिक्षकेतर कर्मचारी को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार होगा। अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए हैं, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रखा जाए। अर्थात भाई हमने समाजवाद को अपनाया है, हमने लोकतंत्र को अपनाया है, हमने सामाजिक न्याय को अपनाया है, तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय पिछड़ा ना रहे, है ना, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 की व्यवस्था की गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बहुसंख्यकों के अधिकारों का कोई हनन होगा या उनको विशेष रियायतें कोई विशेष परिस्थितियों में दी गई है, ऐसा नहीं है। केवल उनको समाज में समान स्तर तक लाने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कराधान आदि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थान मनमर्जी करेंगे, मनमर्जी का अधिकार उनको नहीं है। जो देश का कानून है, जो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जो देश की एकता के लिए ज़रूरी है, जो समाज कल्याण के लिए ज़रूरी है, वो समस्त कानून और समस्त नियम इन संस्थाओं पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्णतः अबाध नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि उनमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सकता, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है, अर्थात वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमी उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित
किया जा सकता है। अगर इसे कार्यकुशलता एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अहर्ता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें कोई प्रबंधन या कोई भी व्यवस्था या कोई भी किसी भी तरीके का राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं है। वो आबाद किसी भी तरीके से संपूर्ण रूप से आबाद, मतलब जिन पे कोई बाधा ना हो या जिनमें कोई कानूनी मतलब एक तरह से स्वतंत्र हो कानूनी रूप से, ऐसा नहीं है। उन पर भी राज्य जो सेवा शर्तें लागू होती हैं, प्रशासनिक सरकारी राज्य के जो संस्थानों पर जो चीज़ें लागू होती हैं, जो नियम लागू होते हैं, जो कानून लागू होते हैं, वो उन पर भी लागू हो सकते हैं। तो इसी प्रकार राज्य द्वारा निर्धारित अहर्ता योग्यताएं का पालन किए जाने की शर्त भी इस पे लागू हो जा सकती है। भाई उदाहरण के लिए जैसे अगर हायर सेकेंडरी टीचर के लिए बीएड कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो संस्थान है वो बिना बीएड किए हुए बच्चों को, बिना बीएड किए हुए टीचर्स को भी वो अपॉइंट कर लें। या अगर कॉलेज की बात है तो कॉलेज में अगर यूजीसी द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, नेट है या पीएचडी है, तो इस तरह से बिना क्वालिफाइड टीचर्स उसमें नहीं लगाए जा सकते। जो निर्धारित योग्यताएं सरकारी कर्मचारियों की हैं या सरकार ने या यूजीसी ने या फिर राज्य ने जो निर्धारित की हैं वही उन पर भी लागू होती हैं। वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते और मनमर्जी से स्टाफ बिना किसी योग्यता के वो नहीं लगा सकते। तो राज्य द्वारा निर्धारित अहर्ता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त भी उन पर लागू होती है। अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति युक्तियुक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। तो इस प्रकार भारतीय संविधान, जैसा कि हम एक साधारण सी भाषा में या साधारण से शब्दों में हम हमेशा कहते हैं ना, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो समानता की बात हो, कि बिना किसी भेदभाव के, अर्थात जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को अपना संपूर्ण विकास करने का अधिकार होगा। उसमें व्यक्ति और सामाजिक दोनों चीज़ें आती हैं। तो अगर जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना और अपने समाज का, अपने समुदाय का अपना विकास करने का अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।